हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ इंग्लिश का एक नया चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी का नरेटर अपने पुराने डकोटा प्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा होता है। उसके प्लेन का नाम डकोटा DS-008 था। जब वो इंग्लैंड जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई देते हैं और वेदर भी काफ़ी ख़राब होने लग जाता है। तो आइए देखते हैं क्या वो अपने घर इंग्लैंड पहुंचा या नहीं। नैरेटर और ऑथर में एक डिफरेंस है। नैरेटर वो इंसान होता है जो किसी कहानी को लिखता है और उस कहानी के अंदर भी कोई रोल प्ले कर रहा होता है, और ऑथर वो व्यक्ति होता है जो किसी की जीवनी या कहानी को लिखता है लेकिन वो उस स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये स्टोरी भी नैरेटर की ही है। रात का टाइम था और आसमान भी एकदम साफ था। मून और स्टार्स भी शाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर नैरेटर अच्छा वेदर देखकर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकल जाता है। उसे किसी चीज़ की हॉलिडे मिली थी और वो अपना हॉलिडे एंजॉय करने अपनी फैमिली के पास जा रहा था। उस समय रात के 1:30 हो रहे थे और वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए जा रहा था कि वो ये हॉलिडे अपनी फैमिली के साथ मनाएगा। घर पहुंचने पे उसे डिलीशियस ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर वो सोचता है कि मुझे कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ ना। फ़्लाइट वगैरह के लिए कंट्रोल रूम होता है जिनके स्टाफ्स फ़्लाइट की डायरेक्शन बताते हैं कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आगे वेदर कैसा है, ये सब। फिर नरेटर कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाता है और अपने प्लेन का नाम बताता है। फिर कंट्रोल रूम से जवाब आता है। वे उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ने के लिए कहते हैं। फिर नैरेटर अपना मैप और कंपास चेक करता है और उसके पास जो लास्ट फ्यूल टैंक बची थी उसे चालू कर देता है और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं नाश्ते के टाइम तक तो घर पहुंच ही जाऊंगा और घर पहुंचकर एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रिटिश ब्रेकफास्ट, इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट। पर थोड़ी देर बाद ही उसे आसमान में बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं। वे ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। उस वक्त नैरेटर पेरिस से, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, उससे 150 किलोमीटर दूर था। वो उन बादलों के बीच से अपने प्लेन को नहीं ले जा सकता था और उसके पास लास्ट फ्यूल टैंक ही बची थी, इसलिए वो क्लाउड्स के बगल से टर्न लेके भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे उसे बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता। फिर वो सोचता है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन उसे घर भी जाना था, अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाना था और वो डिलीशियस ब्रेकफास्ट भी करना था। फिर वो सोचता है कि मैं ये रिस्क लूंगा और अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को इन बादलों के बीच से ही लेके जाऊंगा। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और अपने प्लेन को उन काले बादलों के अंदर घुसा देता है। फिर चारों ओर एकदम अंधेरा छा गया। उसे प्लेन के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसका एरोप्लेन बार-बार अलग-अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा था, जंप कर रहा था। फिर वो डायरेक्शन का पता करने के लिए कंपास की तरफ देखता है, पर उसे अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपास की नीडल गोल-गोल घूम रही थी और वो कंपास भी डेड हो गया था, पूरी तरह से खराब हो गया था। और अचानक प्लेन के और इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए। फिर वो रेडियो चेक करता है और वो भी डेड था, इसलिए वो कंट्रोल रूम को भी फ़ोन नहीं लगा सकता था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है। वो इस तूफान में बादलों के बीच में खो गया था। पर ये क्या? उसे थोड़ी ही देर बाद उन काले बादलों के बीच में एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। उसे उस पायलट का फेस दिखाई देता है जो उस एरोप्लेन में बैठा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे चैन की सांस आई। उसे लगा कि कोई उसकी मदद करने आया है, उसे इस स्टॉर्म से बाहर निकालने आया है, इस तूफान से बाहर निकालने आया है। फिर वो दूसरा पायलट अपना हाथ प्लेन से बाहर निकालता है और नैरेटर की तरफ इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। नैरेटर कहता है कि शायद उसे पता था कि मैं इस तूफान में खो गया हूँ और वो मेरी मदद करना चाह रहा था। फिर वो पायलट अपना प्लेन थोड़ा-सा नॉर्थ की तरफ घुमा देता है और डकोटा के पास आ जाता है, ताकि नरेटर को उसका पीछा करने में आसानी हो। नरेटर उस स्ट्रेंज प्लेन के पीछे जाने में बहुत खुश था और वो एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस पायलट का पीछा कर रहा था।
ऐसे करते करते आधे घंटे बीत जाते हैं और नरेटर आधे घंटे से उस प्लेन का पीछा कर रहा होता है। अब उसके डकोटा प्लेन में बहुत कम फ्यूल बचता है, जिससे वो 10 से 15 मिनट और उड़ सकता था। अब उसे फिर से डर लगने लगता है कि कहीं रास्ते में ही उसका फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। फिर वो पायलट अपने प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ने लगता है। नरेटर भी उसका पीछा करते करते नीचे की तरफ आता है। सडनली नरेटर उन क्लाउड से बाहर निकलता है और उसके सामने एक रनवे था, रनवे यानी कि एयरपोर्ट। वो वहाँ सेफली पहुँच जाता है। फिर वो उस प्लेन को देखने की कोशिश करता है जिसका पीछा करके वो एयरपोर्ट तक पहुँचा था, पर सरप्राइजली वहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं था। फिर वो सोचता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन शायद चला गया होगा। फिर वो अपने ओल्ड डकोटा प्लेन से उतरकर कंट्रोल टावर यानी कि कंट्रोल रूम के ऑफिस में जाता है और वहाँ कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन बैठी थी उससे पूछता है कि वो पायलट कौन था जिसने मुझे सही सलामत यहाँ पहुँचाया। मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बट वो वुमेन नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली देखती है और फिर ज़ोरों से हंसने लगती है। वो कहती है, दूसरा प्लेन उस तूफान में? नहीं तो, कल रात तो कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। उस रात तो सिर्फ आपका ही प्लेन उड़ रहा था जो कि मैं रडार में देख पा रही थी। रडार एक तरह का डिवाइस होता है जो चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि हमारे एरिया में कौन सा प्लेन या फिर सैटेलाइट इंटर करने वाला है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे अगर कोई दूसरी कंट्री हम पे अटैक करना चाहेगी तो वो प्लेन सैटेलाइट वगैरह भेजेगी तो रडार की टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट कर लेगी। ये सुनकर नरेटर सोचता है कि इस हालात में जब मेरा कंपास और रेडियो वर्क नहीं कर रहे थे और मेरा फ्यूल टैंक भी ख़त्म होने वाला था, तब किसने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ सेफली पहुँचाया। उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो कि उस रात बिना लाइट्स के ही उस स्टॉर्म में, उस तूफान में बादलों के बीच उड़ रहा था? क्या आप बता सकते हैं कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था? इसका आंसर सोचकर जल्दी से कमेंट में बताइए। Which of the pilot's instruments stopped working first? First option compass, second radio, third both stop together, fourth none of the above। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।